हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इडियम्स के बारे में बताऊंगा। ये इडियम्स की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये पार्ट 1 है और इसका हिंदी में भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा, और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके आप इसका इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। तो इडियम्स और फ्रेजेस के मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और मेल्स भी आ रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स के कि सर इडियम्स पर बनाइए। तो इडियम्स पर मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। और दूसरे एग्जाम्स में इसका प्रयोग आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस करेक्शन में हो सकता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में तो इसका एक बहुत बड़ा पार्ट कवर होता है। एसएससी के जितने भी एग्जाम में सीजीएल हो या सीएचएसएल हो या दूसरे एग्जाम्स हो, उसमें तो एसएससी सीजीएल मेंस में तो 200 मार्क्स का है इंग्लिश का, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इडियम्स किस तरीके से आते हैं आपके एग्ज़ाम में, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इडियम्स हैं क्या। देखिए, इडियम एक मुहावरा होता है या लोकोक्ति या सेइंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेफिनेशन दी हुई है। एन इडियम इज ए सेइंग और एक्सप्रेशन विद ए मीनिंग दैट इज़ हार्ड टू इंटरप्रेट। मतलब लिटरली उसका मीनिंग निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है और उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और निकलता है। ये होता है इडियम, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एटिपिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इंक्लूडेड। तो यही इसका मतलब है द इडियम। अब देखिए, एक इडियम का एग्जाम्पल दिया है, किक द बकेट। किक द बकेट का अगर लिटरली मीनिंग निकालें तो बकेट का मतलब होता है बाल्टी जिससे हम नहाते हैं, और किक का मतलब उसमें मारना या लात मारना। तो किक द बकेट का मतलब होगा बाल्टी में लात मारना। तो ये तो इसका हो गया शाब्दिक अर्थ, हो गया इसका लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन इसका अर्थ होता है किसी का मर जाना या किसी की डेथ हो जाना, उसके लिए हम बोलते हैं किक द बकेट। फॉर इंस्टेंस, मीनिंग टू डाई रादर देन टू लिटरली किक अ बकेट। मतलब उसका लिटरली मीनिंग से उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो उसके लिटरल मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। अब देखिए, एक एग्जाम्पल और यहाँ पर दिया है मैंने, ये फीलिंग ब्लू। ये फीलिंग ब्लू का मतलब होता है डिप्रेस होना या दुखी फील करना, उसके लिए फीलिंग ब्लू यूज होता है। फीलिंग ब्लू इज एन इडियम विच मीन्स फीलिंग अनवेल, एंड इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद अनहैप्पीनेस एंड डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन के लिए, अनहैप्पीनेस के लिए, सैडनेस के लिए फीलिंग ब्लू यूज होता है। फीलिंग डाउन, ब्लू और सैड इज a normal experience in life, however, for longer than 2 weeks. When a person is feeling depressed, they should consult with their doctor for available treatment options. तो फीलिंग ब्लू का मतलब होता है दुखी होने के लिए, या सैडनेस के लिए, या अनहैप्पीनेस के लिए। ऐसे ही एक होता है फीलिंग ग्रीन, वो जेलसी के लिए होता है फीलिंग ग्रीन। और फीलिंग ब्लू होता है आपका दुखी होने के लिए। तो फीलिंग ब्लू इसके लिए यूज़ होता है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक इडियम और है, बीटिंग समबडी ब्लैक एंड ब्लू। बीटिंग समबडी ब्लैक एंड ब्लू, किसी को मार मार के काला पीला, काला नीला कर देना। तो जब किसी की पिटाई होती है तो वो उसका जो रंग होता है वो काला और नीला हो जाता है, मतलब उस तरह के उस पर वो पड़ जाते हैं। तो इस तरह से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं कि फीलिंग ब्लू का मतलब है डिप्रेशन में चले जाना, दुखी होना या अनहैप्पीनेस के लिए। और फीलिंग ग्रीन का मतलब है आपका जेलसी के लिए यूज़ होता है, वो ईर्ष्या के लिए यूज होता है। और किक द बकेट का मतलब है किसी का डेथ हो जाना, किसी का मर जाना। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 3 इडियम्स क्लियर करे हैं, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये मैंने डेफिनेशन दी है इडियम्स की। इडियम्स आर फ्रेजेस विच पीपल यूज इन एवरीडे लैंग्वेज विच डू नॉट मेक सेंस लिटरली। डेफिनेटली लिटरली उनका सेंस नहीं निकलता, लिटरली कुछ और सेंस निकलता है। व्हाट वी अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन, ठीक है। लिटरली उनका मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग उनका थोड़ा डिफरेंस रहता है, वो होते हैं इडियम्स। इनको मुहावरे भी बोलते हैं, लोकोक्तियाँ भी बोलते हैं, और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं ये, और एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से आएंगे, डायरेक्शंस दिए होंगे। जैसे इस ट्यूटोरियल में तो मैंने 27 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपके सैंपल के लिए आपको ये बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक दिया हुआ है। यहाँ पर 4 alternatives are given for the idioms phrases underlined in the sentence.
चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। आपके जो डायरेक्शंस दिए होंगे आपके एग्जाम में वो ठीक इसी तरीके से दिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्शन पार्ट को इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको एग्जाम का फील आए और आप उसको सही तरीके से कर सकें, और जब आपके सामने ये चीज़ आए तो आपको फेमिलियर सा लगे और आप नर्वस फील ना करें। तो इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम का फील कराने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से ये लिखा हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट इडियम है, ठीक है, ये सेंटेंस है और इसमें ये अंडरलाइन पार्ट है। ये जो अंडरलाइन पार्ट है, ये वाला अंडरलाइन जो पार्ट है, ये है एक इडियम या मुहावरा। और इसका अर्थ क्या है, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको इसका अर्थ बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विनिंग द कॉम्पिटिशन वॉज क्वाइट ए फेदर इन माई कैप। देखिए, कैप का मतलब होता है टोपी और फेदर का मतलब होता है जैसे उसकी एक पंखुड़ी होती है, जो पंख होता है उसकी एक पंखुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं फेदर। ए फेदर इन माई कैप मतलब एक फेदर आपकी कैप में और जुड़ गया, इसका ये मतलब है। तो इसका अर्थ होगा आपका एन एक्साइटिंग मूवमेंट, अ जॉय फॉर माई पेरेंट्स, रिवॉर्डिंग और एन अचीवमेंट। तो इसका आंसर होगा आपका एन अचीवमेंट, ये इसका आंसर होगा डी। और इसमें जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको काफ़ी क्लोज ऑप्शंस होंगे, कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल सही आंसर लगाना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखिए ये है नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। अरे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द बैंक आई आस्क्ड हिम टू फॉलो हिज नोज। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, टू फॉलो हिज नोज का मतलब होता है, देखिए नाक हमारी जो होती है हमारे सामने होती है, और यदि हम नाक के डायरेक्शन में जाएं, नोज के डायरेक्शन में जाएं, तो उसका मतलब है सीधे जाना, इधर उधर नहीं मुड़ना, ठीक है। तो इसका जो सेंस निकलता है वो निकलता है टू गो स्ट्रेट अहेड, ये इसका सेंस, ये इसका आंसर होगा। अब आंसर देखिए, ऑप्शंस देखिए, टू फाइंड इट बाय हिमसेल्फ, टू फॉलो मी एंड टू आस्क समवन एल्स। टू फॉलो मी थोड़ा सा क्लोज है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा टू गो स्ट्रेट अहेड, सामने जाना, सीधे जाना, और जिसको हिंदी में बोलते हैं नाक की सीध में जाना, यानी सीधे जाना। तो व्हेन ही आस्क्ड मी द वे टू द बैंक आई आस्क्ड हिम टू फॉलो हिज नोज, इसका आंसर होगा टू गो स्ट्रेट अहेड। देखिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे, इसमें से 90% क्वेश्चन किसी ना किसी लास्ट ईयर एग्जाम पेपर में से मैंने लिए हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें 2014 के हैं एसएससी सीजीएल मेंस के, कुछ 2013 के हैं, कुछ 2011 के हैं, इस तरह से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में आएंगे और बार बार रिपीट होते रहते हैं ये एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th और 5th हम देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4th, दे हैव लैच्ड ऑन टू टूरिज्म एज ए वे ऑफ बूस्टिंग द लोकल इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका सेंस क्या निकलेगा, एक्सप्लोर्ड, डिस्कवर्ड, एक्सपोज्ड और प्रमोटेड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए लोकल इकोनॉमी, अगर इसका सेंस निकाला जाए तो लोकल इकोनॉमी कब बढ़ेगी, लोकल इकोनॉमी पैसा कब आएगा, जब टूरिज्म को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो जब फॉरेनर्स आएंगे और दूसरे लोग आएंगे और वो पैसा वहाँ पर खर्च करेंगे, तो उससे लोकल इकोनॉमी जो होती है वो बूस्ट होगी। तो अगर वैसे भी इसका सेंस निकाला जाए तो प्रमोशन का ही सेंस निकल रहा है, और आंसर भी इसका प्रमोटेड ही होगा। दे हैव लैच्ड ऑन टू, लैच्ड ऑन टू का मतलब होता है टू प्रमोट समथिंग, ठीक है। तो इसका आंसर होगा प्रमोटेड। एक्सपोज का मतलब तो होता है किसी चीज़ को खोल देना, कोई जो सीक्रेट होते हैं उसको बता देना, एक्सपोज कर देना। डिस्कवर्ड का मतलब खोजना, तो वो तो यहाँ पर आएगा नहीं। एक्सप्लोर्ड का मतलब नई नई चीज़ें खोजना, तो उसका सेंस यहाँ पर नहीं बनेगा। अगर सेंस से निकाला जाए तो प्रमोटेड इसका सही आंसर है, और लैच ऑन टू का मतलब ही होता है प्रमोटेड। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई डू यू फाइट शाय ऑफ मी। फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को अवॉइड करना, उससे दूर रहना। तो इसका आंसर जो होगा अवॉइड, ये इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और कई एग्जामों में कई बार आ चुका है। एम्बेरस का मतलब किसी को ऑकवर्ड फील कराना। फाइट विद, किसी के साथ लड़ना। शाउट एट, किसी के ऊपर चिल्लाना। तो इसका सही आंसर होगा, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं इसमें, तो इसका सही आंसर होगा आपका अवॉइड करना किसी को, ठीक है। फाइट शाय ऑफ,
अवॉइड करना, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को, दोनों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर। देखिए इसका मतलब क्या है, एडेड फ्यूल टू द फायर। एक आग जल रही है और आग में आप यदि घी डाल देते तो आग और भड़क जाएगी। मतलब आग जलने का मतलब है कि कोई बुरा काम हो रहा है और उस बुरे काम को, बुरी सिचुएशन को आपने और एग्रावेट कर दिया, और बुरा कर दिया, और बढ़ा दिया। ठीक है, जैसे फ्रॉम बैड टू वर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा, अभी मैंने जो आपको पूरा एग्जाम्पल देके बताया, उसका आंसर होगा वर्सेंट मैटर। मैटर्स को, जो भी सिचुएशन थी उसको और ख़राब कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे एडेड फ्यूल टू द फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गॉट अदर्स एंग्री काफ़ी क्लोज है। इग्नाइटेड द फायर प्लेस, तो फायर प्लेस तो वहाँ पर था ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट होगा। और क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड। देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि आग जो होती है उससे सर्दियों में क्या है कि गर्मी फैल जाती है, तो इसलिए यहाँ पर ये दिया है क्रिएटेड वार्मथ ऑल अराउंड, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा वर्सेंट मैटर और टू एग्रावेट द मैटर। ठीक है, वर्ड्स भी अलग अलग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे वर्स दिया है तो उसकी जगह एग्रावेट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी आपको सही करना है, गलत नहीं करना है। योर रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिस्कशन एडेड फ्यूल टू द फायर, तो इसका आंसर होगा वर्सेंट मैटर्स। चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। माई फादर डीलिंग्स आर ओपन एंड अबव बोर्ड। देखिए अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट का इसका सही आंसर होगा विदाउट एनी सीक्रेट। जो भी डीलिंग्स हैं वो पूरी खुली हुई हैं, जो भी टैक्सेस हैं, जो भी प्राइसेस हैं, सारी ओपन है, उसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ठीक है, मैंडेटरी का मतलब होता है कंपल्सरी। ठीक है, और ए का मतलब होगा टू एवरीवन्स लाइकिंग, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसमें सबसे क्लोज है वेरी क्लियर, लेकिन विदाउट एनी सीक्रेट थोड़ा सही है। मतलब वेरी क्लियर भी इसका 90% आंसर हो सकता है, लेकिन 100% सही आंसर होगा इसका विदाउट एनी सीक्रेट, क्योंकि सीक्रेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ उसमें हिडन नहीं है। टैक्सेस जैसे होते हैं या कोई भी प्राइसिंग होती है, उसमें कोई भी चीज़ें उसमें हिडन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विदाउट एनी सीक्रेट। वैसे अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। आप देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आफ्टर द पब्लिक मीटिंग द क्राउड वेंट हे वायर। देखिए ये सेकेंड फॉर्म है वेंट हे वायर, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी गो हे वायर। गो हे वायर, तो हे वायर का मतलब होता है सिचुएशन का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल। वर इन जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है कि बहुत खुश थे, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं आंसर। प्रोटेस्टेड, विरोध किया। लेफ्ट द वेन्यू, उस जगह को छोड़ दिया। बहुत क्लोज आंसर, क्लोज ऑप्शंस दिए, लेकिन इसका मतलब होगा हे वायर का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, तो बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, शी ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ द स्टोरी। अब ऑप्शन देखिए इसके, टुक टाइम ऑफ, थोड़ा सा टाइम लिया उसने। डिवाइडेड हर नरेटिव, अपने नरेटिव को उसने डिवाइड किया। फेंटेड मतलब वो बेहोश हो गई, और स्टॉप्ड सडनली, तो इसका आंसर होगा आपका स्टॉप्ड सडनली। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है स्टॉप्ड सडनली। देखिए इंग्लिश में एक ही वर्ड्स के कई कई मीनिंग निकलते हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। इंग्लिश को मास्टर करना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश में एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग निकलते हैं। ब्रोक ऑफ का मतलब होता है, ब्रोक ऑफ का मतलब डिवोर्स भी होता है, तलाक हो जाना या अलग हो जाना, उस सेंस में भी ब्रोक ऑफ यूज होता है। बहुत सारे इसके मीनिंग निकलते हैं, जैसे गेट वर्ड है, पुट वर्ड है, एक ही वर्ड के कई कई मीनिंग्स निकलते हैं। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम है कि सारे वर्ड्स को हम कैसे सीखें, एक ही वर्ड्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करना कैसे सीखें, वो आपको आएगा रीडिंग से। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे इंग्लिश नॉवेल्स की, न्यूज़पेपर्स की, और जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करेंगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश पर कमांड होता जाएगा। ये सारी चीज़ें आती हैं रीडिंग से।
क्योंकि उसमें एक ही वर्ड अलग अलग सेंसेस में यूज़ होता है रीडिंग में। तो इसीलिए सारे लोग फैकल्टी हैं इंग्लिश की, वो रिकमेंड करते हैं कि इंग्लिश की रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग की जाए। तो शी ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्टोरी का होगा स्टॉप्ड सडनली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। ये तो बहुत सिंपल है। रैंडमली, मैंने सारे कोई भी चीज़ रैंडमली की या मैंने रैंडमली पिक किया, तो रैंडमली का मतलब होता है विदाउट एनी प्लान या विदाउट एनी एम, ठीक है। और इसका उल्टा होगा एट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सीक्वेंस। रैंडम का मतलब हो गया 2 18 9 7 57, ये हो गया आपका रैंडम, मतलब विदाउट एनी प्लानिंग। तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम टू एंड क्वेरल, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, थॉरोली, तो इसका आंसर होगा आपका विदाउट एनी एम। आई कैन फिनिश द वर्क बाय माई सेल्फ बट शी ऑलवेज ट्राई टू बी ए बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है जो बिना मांगे अनवांटेड एडवाइस देता है, उसको हम बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो पर्सन हु फॉल्सली एक्यूजेज अदर्स, ये नहीं आएगा। पर्सन हु डिस्टर्ब अदर्स इंटेंशनली, ये आपका, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं बी में। पर्सन हु मिसजजेज अदर्स, लेकिन इसका आंसर होगा पर्सन हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस। बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है पर्सन हु गिव्स एन अनवांटेड एडवाइस। जब आप अनवांटेड एडवाइस देंगे बार बार, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका सेंस सही निकल रहा है और यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। इन हिज सैलेड डेज ही वॉज क्वाइट अ डेंडी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका इन हिज सैलेड डे ही वॉज क्वाइट अ डेंडी। एडोलोसेंट हम सैलेड डे को बोलते हैं जब किशोर अवस्था होती है, आपका एडल्ट एज से जो पहले की अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं सैलेड डे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सी इज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। देखिए इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज सकते हैं क्योंकि कूल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा, बहुत एक्साइटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कूल अबाउट का मतलब होता है कि वो कूल है, ठंडा है, मतलब एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से देखिए इसको। तो इसका आंसर होगा नॉट रेडी टू वर्क। कुछ स्टूडेंट इसमें एक्साइटेड अबाउट वर्किंग लगा देंगे क्योंकि कूल एक नॉर्मल एक स्लैंग वर्ड है, जैसे दिस इज कूल फॉर मी, आई एम कूल, ही इज कूल, इस तरह से वर्ड यूज होते हैं, तो उसका मतलब होता है एक्साइटेड अबाउट वर्किंग। लेकिन इसका सही मतलब है नॉट रेडी टू वर्क। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम 2014 में आ चुका है। तो इसका आंसर होगा नॉट रेडी टू वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 14। द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस। तो इसमें ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना किसी चीज को, ठीक है। ऑल ईयर्स का मतलब होता है ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब होगा अटेंटिव। अटेंटिव इसका आंसर होगा। स्माइलिंग, रेस्टलेस तो नहीं होंगे इसका, क्योंकि रेस्टलेस का मतलब होता है बेसब्र हो जाना, स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराना। तो साइलेंट इसमें बहुत थोड़ा सा क्लोज लग रहा है, क्योंकि जब कोई बोलना शुरू करता है तो हम साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन इसका सही आंसर होगा अटेंटिव, सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ही स्पोक वेल दो इट वॉज द मेडन स्पीच। देखिए मेडन का मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। कोई भी काम हम जब हम पहली बार करते हैं तो वो होता है मेडन, मेडन स्पीच। ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच। मेडन का वैसे मतलब क्या होता है? मेडन का मतलब होता है अन बैचलर गर्ल, कुंवारी लड़की को हम मेडन बोलते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको हम बोलते हैं मेडन, ठीक है। तो इसलिए मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले। जो भविष्य के लिए जो लीडर हैं, जो भविष्य में लीडर बनने वाले हैं, उनके पास है फीट ऑफ क्ले।
अब देखिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। रन द बिजनेस ऑफ क्ले मॉडलिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा इसका। एलिफेंटाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें आपका पैर एलिफेंट के पैर की तरह हो जाता है, तो वो भी नहीं होगा इसमें। निम्बल फीट, निम्बल फीट का मतलब पैरों का सुन्न हो जाना, तो वो भी नहीं बनेगा इसमें। इसका सही आंसर है आर फ्लॉड पर्सनैलिटीज़, मतलब उनकी पर्सनैलिटी में कोई खराबी है, ये करेक्टर के लिए यूज़ हुआ है। उनका चरित्र जो है वो सही नहीं है, और ये इसका आंसर होगा। मैनी वुड बी लीडर्स, मतलब जो भविष्य के जो लीडर हैं, मैनी वुड बी लीडर्स हैव फीट ऑफ क्ले, आर फ्लॉड पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी में कमी है, खराबी है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी या खराबी, और फ्लॉलेस का मतलब होता है परफेक्ट, किसी भी चीज़ का परफेक्ट होना, मतलब उसमें कोई कमी या खराबी नहीं है। तो इसका आंसर होगा आर फ्लॉड पर्सनैलिटीज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। देखिए मॉक, मॉक का मतलब होता है ट्रायल भी होता है मॉक का, तो इसलिए कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है आपका, यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन है ये दे दिया, इट वाज ए मॉक ट्रायल, लेकिन ये गलत है। मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस, देयर वाज नो सीरियस आउटकम, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, ये भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसका सही आंसर होगा मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस। फन करना, किसी की हंसी उड़ाना, किसी की खिल्ली उड़ाना, उसको हम बोलते हैं मेक अ मॉकरी ऑफ समथिंग। द ट्रायल मेड ए मॉकरी ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा सेकंड। इसमें आपको बहुत सावधान रहना है क्योंकि इसमें बहुत क्लोज ऑप्शंस दिए रहते हैं। इट वाज ए मॉक ट्रायल, ये इसका आंसर नहीं होगा, और सबसे क्लोज इसमें ऑप्शन लग रहा है डी, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका बी, मेड द सिस्टम लुक रिडिक्यूलस, सिस्टम को हास्यास्पद बना देना और सिस्टम की हंसी उड़ाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न। एसएससी सीजीएल 2013 में ये आ चुका है। अबाउट टर्न का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। वैसे अबाउट का मतलब लगभग होता है, लेकिन इसका जो सेंस निकल रहा है वो होता है कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। कुछ समय पहले आप कुछ बोलते हैं और उसके बाद पूरी तरह से मुकर जाते हैं, पूरी तरीके से अपना स्टेटमेंट आप चेंज कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं एन अबाउट टर्न। तो इसमें क्लोज ऑप्शंस दिए हैं, आर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, बोल्ड स्टेटमेंट, ये बहुत क्लोज है, और अ गुड अनाउंसमेंट, ये भी बहुत क्लोज है, लेकिन ये गलत है। इसका सही होगा कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन। तो सी इसका सही आंसर आपका होगा। 19th देखते हैं। व्हेन ही लेफ्ट ही वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, आई थिंक ही हैज गॉन फॉर गुड। ओके, देखिए ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें फॉर गुड को स्टूडेंट सोचते हैं कि अच्छे के लिए, ठीक है, बेटरमेंट के लिए, लेकिन फॉर गुड का मतलब ये नहीं होता। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, कई बैंकिंग एग्जाम्स में आ चुका है, एसएससी सीजीएल में कई बार आ चुका है। तो फॉर गुड का मतलब होगा परमानेंटली। अब देखिए इसमें कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। टू सीक गुड फॉर्चून, टू ए फॉरेन कंट्री, फॉर बेटरमेंट ऑफ हिज करियर, ये बहुत क्लोज है। ये वाला जो डी है ये बहुत क्लोज है इसमें, और एक ये वाला भी बहुत क्लोज है, टू सीक गुड फॉर्चून, लेकिन इसका आंसर होगा परमानेंटली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिज पॉपुलरिटी इज नाउ ऑन द वेन। देखिए वेन का मतलब क्या होता है, ये जो वेन है, वेन का मतलब होता है मुरझाना। मुरझाना का मतलब है कि नीचे धीरे धीरे खत्म होना या कम होना। तो इसका आंसर होगा आपका ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑन द डिक्लाइन, ऑन द राइज, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, फ्रेजेज यूज करते हैं। ऑन द राइज का मतलब होता है बढ़ना, ऑन द डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना, और ऑन द डिक्लाइन की जगह दूसरा वर्ड यूज होता है ऑन द वेन। 21st देखते हैं। ही वॉज इन डोल्ड्रम्स आफ्टर द क्वारल विद हिज ब्रदर। तो इसमें जो सबसे क्लोज आंसर है वो है, मतलब सही जो आंसर है वो है इन लो स्पिरिट्स, लेकिन जो क्लोज आंसर है लेफ्ट द हाउस। नॉर्मली हम लड़ाई जब होती है अपने भाई बहनों से तो हम घर छोड़ देते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसमें लेफ्ट द हाउस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, और इसमें स्टूडेंट डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे।
डाउटफुल तो सेंस नहीं बन रहा, और जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो लड़ाई होने के बाद हम बहुत खुश नहीं हो सकते, तो जुबिलेंट तो इसमें बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, डाउटफुल भी गलत है। लेफ्ट द हाउस इसमें क्लोज है, लेकिन इसका सही आंसर होगा इन लो स्पिरिट्स। ठीक है, इन डोल्ड्रम्स का मतलब होता है इन लो स्पिरिट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ समवन ड्रॉप्स ए बॉम्ब शेल दे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। यदि कोई बॉम्ब शेल गिरा देता है तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होता है, बॉम्ब शेल का मतलब होता है ये वाला बी, इसका आंसर होगा किसी को बहुत बुरी खबर देना। जैसे किसी के घर में डेथ हो जाए तो उसकी खबर देना कि वो इंसान ख़त्म हो गया है, वो इंसान एक्सपायर हो गया। इस तरह की जो खबर होती है जिससे एक आदमी को धक्का लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉम्ब शेल। क्योंकि बॉम्ब का मतलब ही होता है कि एकदम से बर्बाद कर देना। बम गिराते हैं तो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं। तो बॉम्ब शेल का मतलब होता है बहुत बड़ा झटका लगना। तो हैव सम बिग बैड न्यूज़। अब देखिए स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये दे दिया है अटैक देयर एनिमी। ठीक है, अटैक देयर एनिमी बहुत क्लोज है ये, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम, ये भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसका सही आंसर होगा हैव सम बिग बैड न्यूज़। चलिए देखते हैं 23rd क्या क्वेश्चन है। सचिन हैज़ हैड ए लॉन्ग इनिंग इन क्रिकेट। देखिए सारे स्टूडेंट इसका आंसर 90% स्टूडेंट इसका आंसर लगा देंगे लॉन्ग स्पेल, मतलब उसने एक लंबी पारी खेली है। लेकिन ध्यान दीजिए वो इनिंग्स होता है, इनिंग्स में एस लगा होता है, ये लॉन्ग इनिंग है और इसका मतलब होता है फाइन एक्सपीरियंस। इसका आंसर होगा आपका बी। और आई एम श्योर इसमें 90% स्टूडेंट जो आंसर लगा के आएंगे वो लॉन्ग स्पेल लगा के आएंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका सही ऑप्शन आंसर होगा फाइन एक्सपीरियंस। कुछ स्टूडेंट इसमें अल्टीमेट सक्सेस भी लगा देंगे, क्योंकि सचिन को क्रिकेट में अल्टीमेट सक्सेस मिली है, ये सभी लोग जानते हैं, तो इसीलिए इसमें सही आंसर होगा आपका फाइन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट। देखिए रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग को नहीं समझना, राइटर क्या कहना चाहता है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता है, उसका सही सही अर्थ निकाल पाना, वो होता है रीड बिटवीन द लाइन। तो इसका आंसर होगा आपका बी, नो व्हाट द राइटर थिंक्स। ये इसका आंसर। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब होता है छुपे हुए अर्थ को समझना। तो इसमें क्लोज ऑप्शंस है कैन रीड ए लॉट क्विकर, कैन रीड लिविंग लाइन्स इन बिटवीन, कैन रीड एंड राइट इन द लैंग्वेज। ये ऑप्शन नहीं होंगे इसके, ये गलत है। इसका सही होगा नो व्हाट द राइटर थिंक, मतलब उसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, उसका छुपा हुआ अर्थ है, उसको निकालना। 25th देखते हैं। द मैनेजर हेजिटेटेड टू असाइन द जॉब टू द न्यू कमर एज ही वॉज बैट बिहाइंड द ईयर्स। मैनेजर को हेजिटेशन हो रही थी उस लड़के को जॉब देने में, क्योंकि कान के पीछे वह गीला था। वेट का मतलब होता है गीला, तो कान के पीछे गीला था। देखिए लिटरल मीनिंग कुछ और है इसका, और शाब्दिक अर्थ कुछ और है, और इसका अर्थ जो रियल मीनिंग है वो कुछ और ही है। तो इसका अगर अर्थ है, सही जो अर्थ है वो है यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। वह जवान था और उसको एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैनेजर उसको हेजिटेंट था जॉब देने के लिए। अनपंक्चुअल एंड लेथार्जिक तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसका इंटरव्यू हो रहा है तो मैनेजर उसको जानता ही नहीं है, तो कैसे बोल सकता है कि वो अनपंक्चुअल है। ठीक है, स्टूपिड एंड स्लो बिटेड, ये थोड़ा सा क्लोज है। ड्रेंच इन द रेन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ड्रेंच इन द रेन नहीं होगा, क्योंकि कोई आदमी अगर भीगा हुआ है और मैं उसको केवल भीगने के आधार पर थोड़ी मैं रिजेक्ट करूंगा उसको कि वो भीगा हुआ है और उसको मैं जॉब नहीं दूंगा, तो ये तो सेंस ही नहीं बन रहा है इसका। और ये सेंस बन सकता है कि स्टूपिड एंड स्लो बिटेड, क्योंकि उसने इंटरव्यू में देख लिया कि वो क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दे पा रहा और मूर्ख जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये तो थोड़ा क्लोज ऑप्शन हो सकता है इसका। लेकिन इसका सही आंसर है आपका बी, इसका सही आंसर है आपका यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचिन इज एन इंडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब है परप्लेक्स्ड होना, कंफ्यूज्ड होना। तो ये तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूज इसका आंसर होगा। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट या फिक्स या सर्टेन, तो इसका आंसर होगा फिक्स। इसमें एक ऑप्शन दिया है स्ट्रिक्ट,
जो कि बहुत क्लोज है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है डेफिनेट और फिक्स्ड, तो इसका आंसर होगा आपका बी। तो इस तरह से मैंने इसमें 27 क्वेश्चंस लिए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से मैंने लिए हैं, जो कि एसएससी सीजीएल में 2014 में 2011 में आ चुके हैं, उसमें से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कुछ दिनों में अपलोड करूंगा, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह से अपलोड करूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपने इसको एंजॉय किया है और आपको लगता है कि ये डेफिनेटली यूजफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको सफलता मिलेगी, तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा और फर्दर क्या इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं और फर्दर क्या कंटेंट आपको चाहिए वो मुझे बताइए, मैं उसी तरह की वीडियो बनाऊंगा। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं इस चैनल पर और आपसे वादा करता हूं कि आपको जो वीडियो मिलेंगे वो पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेंगे, ताकि आपको आपका जो गोल है, आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा हो और ज़रूर उसमें आपको सफलता मिले। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ, ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी हुई है मैंने, इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप एक बनाया हुआ है फेसबुक पर, उस पर भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं, उसमें भी आप जुड़ जाइए। और ये जो यूट्यूब के वीडियो हैं ये यहाँ पर मैंने लिंक दी हुई है, ये आपका यूट्यूब की लिंक है, इस लिंक को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ आप ज़रूर जुड़ जाइए। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप है तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसमें आपका वो काफ़ी फ़ायदा होगा। सो ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।